जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम शहरयार राना। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। की क्लास 6 इसमें जी हम तकरीबन 120 बुक्स, उनके मेन आइडियाज़, आखिर वो किताब किसी एक ही आइडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रही होगी, जो अच्छी किताब है। वो देखेंगे वो क्या है, फिर हमें पता चलेगा कि बाकी चीज़ें उससे कैसे जुड़ी हुई हैं। उसके आर्गुमेंट्स, कोई फिलोसोफर है, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, वो क्या अपने अंदर आर्गुमेंट्स प्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। और कंसेप्ट्स उन किताबों में जो हमने पढ़ने हैं, ऑथर्स क्या बता रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है जी? इसका मेन पर्पस है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का। इससे आपका इतना कंटेंट बन जाएगा कि उसे आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, इम्प्रोवाइज़ेशन करते हुए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आर्गुमेंट को मोल्ड कर सकते हो। एस्से में, पाकिस्तान अफ़ेयर में, करंट अफ़ेयर में, किसी भी ऑप्शनल में, इवन इस्लामियात में, इंटरव्यूज़ में, कहीं दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हो वहाँ पे, किसी महफ़िल में बैठे हो फॉर्मल वहाँ पे, इंटरव्यू में, हर जगह। इतना कंटेंट आपका इंशाल्लाह बन जाएगा कि आपकी बात में वज़न होगा, आपके पास रीज़न होगी काउंटर करने की, आर्गुमेंट करने की, जिसे आप आउटशाइन करोगे। इस सेशन में हमने हर वो बात देखनी है जो इन सिलेक्टेड बुक्स में की गई है, स्पेशली बुक्स में। मेरे ओपिनियंस नहीं होंगे जी, ये बुक्स के ओपिनियंस होंगे। आप उससे अपोज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास रीज़न है उसे अपोज़ करने की। इसका तो ये मतलब होगा कि वाक़ई आपका थॉट प्रोसेस एक नॉर्मल कंडीशन में सेनली वो काम कर रहा है। अगर आपके पास रीज़न नहीं है कोई, बिला वजह अगर आपने करना है तो उसकी तो वेटेज कोई नहीं होगी जी। प्योरली हम उन ऑथर्स के व्यूज़, उन बुक्स के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं वो देखेंगे। उसे आप अपोज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन रीज़निंग और अकॉर्डिंग टू सम अदर ऑथर जिसने उसके ऊपर क्रिटिक किया है, वो भी हम इसमें देख लेंगे, उसका काउंटर भी हमें मिल जाया करेगा। तो दैट्स इट जी। आज की पहली किताब है द ह्यूमन कंडीशन। इंसान होने की शर्त। ऑथर कौन है जी इसकी? फीमेल है ना? आरेंट। ठीक हो गया जी। फीमेल ऑथर है, जर्मन फिलोसोफर है बेसिकली। इसके अंदर से इसके जो लार्जली फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें मिलते हैं। इसका अगर हम एक्सेप्ट देखें इस किताब के अंदर से बहुत खूबसूरत बात करती है शुरू में। वो कहती है विद वर्ड्स एंड डीड्स वी इंसर्ट आवरसेल्व्स इनटू द ह्यूमन वर्ल्ड। भी मेन आइडिया पे नहीं मैं आया, एक्सेप्ट बता रहा हूँ आपको उसके अंदर से एक चुनिंदा इबारत जो कि उसके मेन आइडिया को ऑब्वियसली रेफर करती है। विद वर्ड्स एंड डीड्स वी इंसर्ट ourselves into the human world, and this insertion is like a second birth। ये मैं आपको साथ साथ समझाता भी हूँ।
पहला जन्म तो हमारा फिजिकली हो गया ना, जो हमें हमारी माँ ने जन्म दिया। वो कहती है कि ये जो वर्ड, जो हमारे अल्फाज और हमारे जो अमल है ना, इनके साथ जब हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में, तो वो हमारा सही दूसरा जन्म होता है। उसमें हम करते क्या हैं? इन विच वी कंफर्म एंड टेक अपॉन आवरसेल्व्स, कंफर्म एंड टेक अपॉन आवरसेल्व्स द नेकेड फैक्ट ऑफ आवर ओरिजिनल फिजिकल अपीयरेंस। फिर ही तो हम अपनी वो जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है उसके पर्पस को हम पहुंचते हैं, फिर ही तो हम मकसद में जो है ना वो अपने क्या होता है डूब जाते हैं। जब हम अपने अल्फाज और अमल से एसोसिएट करते हैं अपने आप को इस ह्यूमन वर्ल्ड में, वो हमारा दूसरा जन्म है। पहला तो हो गया फिजिकली, फिर ही हम उस मकसद में डूबते हैं जो कोई इस दुनिया का मकसद है। इसका मेन आइडिया क्या है किताब का? तो एक वो छोटी सी बात जो पूरी किताब में हर चीज उसके अराउंड रिवॉल्व कर, वो कहती हैं द नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन इज टू डू अनएक्सपेक्टेड। ह्यूमंस आर क्या है जी? इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है। नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन इज टू डू अनएक्सपेक्टेड एंड एवरी birth carries with it possibility of a changed world। हर जो इंसान पैदा हो रहा है ना, वो अपने साथ ये पॉसिबिलिटी लाता है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे। इट्स ऑप्टिमिस्टिक स्टांस ऑफ दैट बुक। बुक revolves around this idea, the whole book। this book is not that much simple, जितना सिंपल करके आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि फिलोसफी की किताब है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सादा सी बातें हैं, लेकिन वो जब लिखी आप पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आती, इसके बाद आप पढ़ोगे तो शायद आपको समझ आ जाए। Nature of being human is to do unexpected, and every birth carries with it possibility of a changed world। इंसान को उस हर चीज से अलहदा इसमें किया गया है, क्यों? क्योंकि इंसान होने की शर्त है ना, द ह्यूमन कंडीशन। टाइटल ही वाजे है। या आपको प्रेसी में भी हेल्प करेगा जी कि टाइटल किस तरह से देखो, फिर वो पूरी किताब के आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। प्रेसी ऑफ प्रेसीज टाइटल। इंसान को उस हर चीज से अलग इसमें करके वो दिखाएगी हमें जो यार इंसानी है। हो सकता है इस पे ऐसे भी आ जाए, बीइंग ह्यूमन। कुछ कहा नहीं जा सकता, ये जस्ट ये वर्ड लिखा हुआ बीइंग ह्यूमन। हाँ जी, लिखो जी इस पे ऐसे। आगे और 2-3 किताबें हैं, उसमें से भी हमें इसके ऊपर बहुत कंटेंट मिल जाएगा। व्हाट इट रिक्वायर्स टू बीइंग ह्यूमन, हो सकता है इस पे ऐसे आ जाए। अभी इसके अंदर इतने प्रोवर्ब्स आ जाएंगे कि आपको उन प्रोवर्ब्स का भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा उसके पीछे जो अंडरलाइंग बात हो रही है, ऑब्वियसली उसका डेनोटेटिव मीनिंग जो ऑथर ने लिखते हुए प्रेजेंट किया था, पोर्ट्रे किया था, वो क्या था। उसके बाद ही फिर आप अपना कोई मीनिंग उसके अंदर से निकाल सकते हो। प्रोवर्बियल ऐसे इसी वजह से 98% बच्चा उसी वक्त फेल हो जाता जब उसको डेनोटेटिव मीनिंग ही नहीं उसका पता होता कि जिस ऑथर ने वो बात कही थी, लिखी थी, उसने किस कंटेक्स्ट में लिखी थी। सो इसमें ये भी बड़ी चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी साथ साथ, क्योंकि इन्हीं किताबों में से वो सारे प्रोवर्ब्स और वो सारे सेइंग्स कोट्स निकल के आते हैं, जिसको आप आम जुबान में फिलोसॉफिकल एसेज कहते हो। तो नॉट फिलोसॉफिकल एसेज, वो प्रोवर्बियल एसेज होते हैं, मतलब कि किसी का कोट होता है बस, और ऐसे की कोई टाइप नहीं होती। द मिरेकल of birth
एंड एक्शन। पैदा होने का मोजज़ा और अमल। हन्ना कहती हैं कि नेचर जो है ना, वो बड़े साइक्लिकल वे में चलती है। साइक्लिकल वे में किस तरह से? अ नेवर एंडिंग एंड इनएक्सॉरेबल प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड डाइंग। हम आते हैं और चले जाते हैं, हम आते हैं और चले जाते हैं। पैदा होता है बच्चा और मर जाता है। ठीक है? ये जो ना टलने वाला एक साइकिल है ना, वो कहती है कि ये एक इसने ना जादू सा कर दिया है इंसानों के ऊपर, स्पेल बाउंड कर दिया है। ठीक है? और ये जो उन्होंने जादू कर दिया है, इससे एक खौफ सा तारी हो गया इंसानों के अंदर कि हम आते हैं और मर जाते हैं, एक दिन तो मर ही जाना ना यार, हम आए हैं चलो मर ही जा। इसने एक खौफ सा तारी भी कर दी इंसानों के अंदर। ये हर वो बात है जी जो उस किताब में की गई है। आप इसे इख्तिलाफ रख सकते हो। कोई ये समझता है कि उसने नहीं मरना, तो उसकी मर्जी। ठीक है? मैं बार-बार ये रिपीट करूँगा कि ये वो सारे आइडियाज़ हैं जो उस ऑथर ने उस किताब में कहे हैं। सो मेरे पे कोई फतवे नहीं लगाने आपने। लेकिन वो क्या कहती है? कहती है इस खौफ से बाहर आने का एक वे आउट है। क्या? वो है एबिलिटी टू एक्ट। जोड़ दिया ना उसने, किसके साथ? थीम के साथ। विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज वर्ल्ड, एवरी बर्थ कैरीज। अब ये एवरी बर्थ कैरीज क्या है, वो अब आगे बात करेगी ना। एबिलिटी टू एक्ट। ऐसे भी इस तरह लिखते हैं, जो स्टांस बनाते हैं उसी पे लिखते हैं। आपको तो ये बताया जाता है कि थीसिस बनाना ही नहीं, गलत हुआ तो शुरू में फेल कर देगा। तो भई अगर वो गलत हुआ तो इंट्रोडक्शन में भी गलत ही होगा, वो वहाँ पे फेल कर देगा। एबिलिटी टू एक्ट, ये आपको उस खौफ से बाहर लेके आता है, जो वो कहते हैं हम आते हैं और मर जाते हैं। ये जो फ्री एक्शन है ना आपका, ये इंटरफेयर करता है किसके दरमियान? उस ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान की कशमकश, कॉम्प्लेक्सिटीज़, डाउट्स। ये फ्री एक्शन इंटरफेयर करता है उस ज़िंदगी और मौत की कशमकश के साथ, और हमें एक फ़ेथ देता है कि भाई मरना तो है ही, लेकिन जो बर्थ हो रही है ना, वो इट्स क्या है जी? बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। किससे बात जोड़ दी उसने? बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, विद इट्स पॉसिबिलिटी। एवरी बर्थ कैरीज विद इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज्ड वर्ल्ड। ये अब जुड़ती जाएगी हर बात इससे। यार वो तुम खौफ में तो हो ही, लेकिन ये भी तो देखो ना कि वो जो बर्थ हो रही है उसने कैसा एक आपको शमा दिखा दिया, शमा रोशन किया है कि भाई जो बर्थ हो रही है इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ सम न्यू, समथिंग न्यू। मैन, अब ये इस पे ऐसे आ सकता है, ये प्रोवर्ब आ गया, मैन दो दे मस्ट डाई। यार मर तो जाना ही है। आर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू डाई। हाँ, वो मरने के लिए पैदा नहीं होते। किस लिए पैदा होते हैं? बट इन ऑर्डर टू बिगिन। ये प्रोवर्ब हो गया एक। मैन दो दे मस्ट डाई, हाँ अगरचे मर तो जाना ही है इंसानों ने। आर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू डाई, लेकिन वो मरने के लिए तो पैदा नहीं होते ना भाई। वो जो मरने के दरमियान उसका फेज है, उसके दरमियान उसने जीना भी है। बट इन ऑर्डर टू बिगिन, वो किसी चीज की बिगिनिंग है। अब ये ऐसे भी आ सकता है। अब इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या थी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो रही है ना। तो अब ये अगर सेइंग आ गई ऐसे में, हो सकता है कि आ जाए। इस तरह के पेपर आ रहे हैं, उधर एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के नहीं भागना। एग्जामिनर को बताना कि हमने सर शरियार से पढ़ा हुआ। Men though they must die are not born in order to die but in order to begin.
क्यों? Every birth carries with it possibility of a change world. Nature of being human is to do unexpected. Nature of being human. इंसान होना है ही यही कि वो अनएक्सपेक्टेड करता है। तो ये बिगिन, अब आप इस बिगिन को जहाँ जिस मर्जी फील्ड में ले जाओ इन ऑर्डर टू बिगिन। अब ये बिगिन क्या है? सोसाइटी में ले जो, अब अभी उसकी वैसे अभी जो है ना यहाँ पे स्पेस कोई नहीं है, ये मैं फिर ऐसे में करवाऊंगा। अब इस बिगिन को जो है ना आगे अब हमने स्प्रेड करना है कि वो किधर किधर बिगिन है। आप इसको निगेट भी कर सकते हो कि नहीं जी वो मरने के लिए ही पैदा होता है। देखो जी मैंने क्या है जी, एवरीवेयर इन चेन्स, मरा तो वही है जी वो। तो वो निगेट तभी करोगे जब इसकी समझ होगी। तो निगेट भी उसके अंदर वाली चीज को करना है जो उसके अंदर बात हो रही है। इस कंसेप्ट को नाम देते हैं जी नटैलिटी का। नटैलिटी इसका लिटरल मीनिंग होता है बर्थ रेट, के वो जो बच्चे जितने पैदा होते जा रहे हैं ना, लेकिन है ना इस कंसेप्ट को नाम देती है नटैलिटी। दैट अ बिगनिंग वाज मेड, मैन वाज क्रिएटेड। कि शुरुआत हुई तब थी जब मैन क्रिएट किया गया था। ये भी ऐसे आ सकता है दैट अ बिगनिंग वाज मेड, मैन वाज क्रिएटेड। कि भाई शुरुआत तो असल हुई तब थी जब मैन को क्रिएट किया गया था। और तुम कह रही हो क्या कि नहीं वो मरने के लिए पैदा हुआ है? तो अब ये फिर निगेशन उसमें ही चलेगी ना कि वो मरने के लिए नहीं पैदा हुआ, वो तो बिगनिंग है। वो मरने के लिए नहीं पैदा हुआ, वो बिगनिंग है किसी चीज की। ये देखें जी, ये तो वो बिगनिंग ही है, मरने के लिए तो नहीं पैदा हुआ। ये चीज हर जगह चलेगी फिर। अब ये कैपेबल ऑफ एक्शंस का क्या मतलब है? वो कैपेसिटी टू एक्ट, कैपेसिटी टू एक्ट, इसका क्या मतलब है? अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड। कि आप अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होगा। लो ये हर इसकी हर लाइन में एक ऐसे है, अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड, इस पे एक ऐसे आ सकता है। सीरियसली लिटरली मुझे मजा आ रहा है। आने चाहिए ऐसे ऐसे, क्यों? क्योंकि आपका पता चले कि आपकी थिंकिंग कितनी फिगरस है, कितनी क्रिटिकल है, आप कितने एनालिटिकल हो। ये आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है इस तरह के ऐसे आने चाहिए। कितना आप आई थिंक देयरफॉर आई एम, भाई मैं हूं ही इसीलिए कि मैं सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं जानवरों से भी बदतर हूँ। अगर आप सोच ही नहीं सकते तो आप तो फिर क्या हो? चौपाए हो ना। तो ये फिर एग्जामिनर भी चेक करता है कि आप कितना सोच सकते हो, किधर लेके जा सकते हो अपने एरिनाज ऑफ थॉट्स को। वो जो कैपेसिटी टू एक्ट है वो भाई है ही कि अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड। दैट ही इज एबल टू परफॉर्म व्हाट इज इनफाइनेटली इम्प्रॉबेबल, जो बिल्कुल ही क्या है? इनफाइनेटली इम्प्रॉबेबल। ये मुश्किल वर्ड्स नहीं है, ये तुम लोगों के ना, ये एक तो इस सेशन का एक और बड़ा है कि तुम लोगों का ना एक तो वोकैब बढ़ेगी, तुम लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होगा, तुम्हें बात करनी आएगी। बात ही नहीं करनी आती ना मेजोरिटी को। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि जो एक ब्राइट बच्चा होता है ना, आप तो कहते हो ना वन नाइट स्टडी, वो वन नाइट स्टडी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ब्राइट होता है, उसने बस वो जो लेक्चर सुन लिया होता है ना क्लास में, उसी को वो जाके अपनी जुबान में रिप्रोड्यूस कराता है पेपर में, स्मेसर सिस्टम में। उसको जंग ही लग जाता है बेचारे को हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इंसान की कैपेसिटी है कि वो इनफाइनेटली इनप्रॉबेबल एक्शंस को एक्ट कर सके, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल। आप इसको इजीली समझ लो कि जो बिल्कुल ही नामुमकिन होते हैं ना, तो आप देखते नहीं कि इंसान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, तो वो इनफाइनेटली इम्पॉसिबल। अनएक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड, इसमें आप जहां मर्जी बात ले जाओ, अगर इस तरह का ऐसे आ जाए तो साइंस की फील्ड में ले जाओ, फिलोसफी की फील्ड में ले जाओ,
रिलीजन की फील्ड में ले जाओ, किधर किधर तरक्की हुई किधर नहीं हुई, तो वो अनएक्सपेक्टेड ही था ना। इंसान सोच सकता था जो दिन ब दिन आए दिन आपकी नई डिस्कवरीज होती जा रही हैं, करते जा रहे हैं इंसान, तो किधर चली जाती है बात। और ये इसी वजह से तो पॉसिबल है कि हर इंसान यूनिक है। क्या था मेन आइडिया? The nature of being human is to do unexpected, and every birth carries with it possibility of a change world. And every birth carries with it. इसका मतलब है कि वो यूनिक है. So that with each birth, something uniquely new comes into the world. अब ये पैदा होना ही अपने अंदर, being born, पैदा होना ही अपने अंदर एक मिरेकल है. लेकिन ये पैदा हो जाना ही इंसान होने की लामत तो नहीं ना. इंसान अपनी ग्लोरी को कैसे कंफर्म करता है? शुरू में हमने एक शब्द देखा था, विद वर्ड एंड डीड. अपनी आइडेंटिटी को वो कैसे कंफर्म करता? थ्रू वर्ड्स एंड डीड्स. इधर बहुत खूबसूरत जो है ना वो कंपैरिजन बनाता है, ऑथर बनाती हैं. वो कहती है कि जो एनिमल्स है ना, अब एक तरफ हम लिखते हैं एनिमल्स. अच्छा चलो, इसको इस तरह चलते हैं, वो स्क्रीन छोटी. एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स एक क्या करते हैं, प्रोग्राम्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होती हैं उनके अंदर. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स. बस उन्होंने आना है, खाना पीना है, चरना है और वॉशरूम वगैरह करना है और बस फौत हो जाना है. इम्पल्सेस. आप जानवर को छेड़ो वो टक्कर मारेगा, काट लेगा, उसे नहीं पता आप मर जाओगे. प्रोग्राम्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना उसके अंदर, बस उसने वो करना है. वो उसी वो, मतलब क्या है, वो प्रिडिक्टेबल है. देखो, उलट हो गया ना. इंसान क्या था? इंसान क्या था? अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल. क्या था? एबिलिटी टू एक्ट उसकी थी, यही नेचर, मिरेकल ऑफ बर्थ एंड एक्शन. वो था ही क्या? अनप्रिडिक्टेबल. एनिमल क्या है? आपको पता है आप उसको छेड़ोगे वो मारेगा, वो काट लेगा. अभी आगे हम देखते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल इंसान किस तरह बनता है. अगर इंसान भी इस तरह ही, अगर आप उसको किसी को छेड़ो तो आगे आपको थप्पड़ मार दे, तो वो फिर उसे अभी देखना ऑथर क्या कहती है. रिवेंज की बात करेगी यहाँ पे, फिर वो क्या करेगी, फॉरगिवनेस की बात करेगी, प्रॉमिस कीपिंग की बात करेगी, उसको जोड़ेगी कि बीइंग ह्यूमन क्या होता है. अभी वो एनिमल्स का बता रही है कि एनिमल्स में प्रोग्राम्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, वो उस पर चल रहे होते हैं. इसका मतलब क्या है कि एनिमल्स प्रिडिक्टेबल है, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन एक्ट. इसका मतलब है कि एनिमल्स कैन नॉट एक्ट. ये एक्ट, एक्शन वो नहीं है कि आप बस अमल हरकत कर रहे हो. एक्शन का मतलब साथ साथ आपको भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा क्या है. इसका मतलब है एनिमल्स कैन नॉट एक्ट लेकिन ह्यूमंस कैन एक्ट. एक्ट क्या? गोइंग बियॉन्ड सेल्फिश बायोलॉजिकल नीड्स. एनिमल बायोलॉजिकल नीड्स के पीछे है ना, आया, खाया, पिया, चरा, वॉशरूम किया, मर गया, या किसी की खुराक बन गया, किसी का शिकार हो गया, कर लिया. वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना, ऑब्वियसली इंसानों में पाई जाती हैं. बिकॉज ह्यूमंस आर आल्सो सोशल एनिमल्स. अब वो जो एक्ट ऑथर कह रहा है, कह रही है, वो एक्ट क्या है? वो है बियॉन्ड सेल्फिश बायोलॉजिकल नीड्स. जो इंसान कर सकता है, ये इंसान की एबिलिटी है. ये वो बियॉन्ड सेल्फिश बायोलॉजिकल नीड है जिसको रिकग्निशन मिलती है किसमें? एक सोशल सेटअप में. ऑब्वियसली सोसाइटी में है ना इंसान. किसी आयरलैंड पे तो नहीं रह रहा ना अकेला, उधर जो मर्जी करता रहे. फिर वो उसका एक्ट ना हुआ, वो कुछ और ही हुआ. तो जो मर्जी करता रहे उधर तो किसी को इफेक्ट नहीं होना, कुछ नहीं होना. रिकग्निशन उसके, ये जो बियॉन्ड सेल्फिश बायोलॉजिकल नीड्स एक्ट है, उसकी रिकग्निशन है सोशल सेटअप में. इसकी बहुत खूबसूरत एग्जांपल देती है ऑथर. वो कहती है सुकरात ने जहर नहीं पी ली थी, हेमलॉक. उसने क्या किया था? बाय हिज ओन चॉइस पी थी ना उसने.
उसने कहा था मुझे जहर का प्याला कबूल है। या कोई किसी को जो है वो किसी की खातिर को सेक्रीफाइस कर देता है, इसका मतलब है कि इंसान कैन एक्ट क्या अगेंस्ट द वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। समझ आ रही है? एनिमल क्या कर रहा था? एनिमल तो अपनी बस इंस्टिंक्ट्स पे चल रहा था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे। लेकिन इंसान कैन एक्ट अगेंस्ट द वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। इंसान वो है बियॉन्ड सेल्फिश बायोलॉजिकल नीड्स। क्यों? क्योंकि वो यूनिक है। वो यूनिक है। और क्या है? ह्यूमन कैरीज विद इट पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज्ड वर्ल्ड। इज टू डू अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड ही करता है ना। जब कोई आप कहते हो जी बड़ा अच्छा है ये तो दूसरों के खातिर अपना हक छोड़ देता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड ही हुआ ना। तो वो इंसान ही करता है कि जानवर करता है? वो अगर कोई जानवर भी करता है तो वो बीइंग ह्यूमन होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी बीइंग ह्यूमन है। ऑथर ये कह रहा है ये वर्च्यू बीइंग ह्यूमन है, गोइंग बियॉन्ड द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, इवन द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। अपने सर्वाइवल से बड़ी इंस्टिंक्ट तो कोई नहीं ना होती। तो वो एक इंसान ही है जो उसको सेक्रीफाइस कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वेरी एबिलिटी टू मेक ट्रूली फ्री डिसीजंस। ट्रूली फ्री डिसीजंस। ये अब इधर तो हम ट्रूली फ्री डिसीजंस की बात कर रहे हैं ना, आगे जाके एक दो किताबें आएंगी वो कहेंगे कि क्या फ्री विल वाकई फ्री विल है भी कि नहीं। क्या हम जो जी रहे हैं वो अपनी मर्जियों से जी रहे हैं, या हम पैटर्नल जस्टिफिकेशन जो हमें हुकूमत कहती है वो हमें चांस देती है अपनी मर्जी जीने का, उस पर कह रही है। तो ये हमें काउंटर भी वहां मिलेगा। आपका लेवल ही कहीं और चला जाएगा। अभी यहाँ पे हैना कह रही है कि भाई ये जो एबिलिटी है आपकी ट्रूली फ्री डिसीजन करने की। क्यों? क्योंकि सॉक्रा उसने एग्जांपल दे दी ना, सुकरात ने अपनी मर्जी से प्याला पिया था। ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीजन थी, लेकिन उसको फिलहाल ट्रूली ट्रूली फ्री डिसीजन, उसका अपना डिसीजन था, उसने खुशी से पिया था। या कोई किसी की खातिर जान दे देता है, सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को, या कोई अपना हक छोड़ देता है किसी के लिए, या कोई इस वजह से किसी को थप्पड़ नहीं मारता बदले में कि यार लड़ाई बढ़ जाएगी। तो वो इंसान, वो वर्चू, वो क्वालिटी बीइंग ह्यूमन है। वो ट्रूली फ्री डिसीजन की जो कैपेसिटी है ये प्रिडिक्टेबल तो नहीं है। अगर वो प्रिडिक्टेबल होती तो फिर वो बीइंग ह्यूमन ना होती। अनएक्सपेक्टेड है ना आपको यार, वाकई बंदे ने यार जान दे दी यार, उसने अपना हक छोड़ दिया यार, उसने मुझे वापस थप्पड़ नहीं मारा यार। तो अगर वो मार देता तो फिर वो एक आम चीज बन जाता ना। या अगर वो किसी और को आगे कर देता। ठीक है। अब इसको वो ना पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने लगी है। वो कहती है कि ये जो ट्रूली फ्री डिसीजन की एबिलिटी होती है ना, अब इधर वो ना एक पॉलिटिकल फिलॉसफी पे क्रिटिक करने लगी है। ये जो ट्रूली फ्री डिसीजन की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है ना, इंडिविजुअल एबिलिटी, इसके अगेंस्ट होती हैं कौन? फैशिस्ट रिजीम्स। हेलो, उन्हें किथे दी गल किथे जोड़ देती है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक आर्गुमेंट आ गया कि फैशिस्ट रिजीम्स क्यों गलत होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रूली फ्री डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एबिलिटी जो उसको बीइंग ह्यूमन बना रही हैं, ये फैशिस्ट रजीम उसी के अगेंस्ट होती है। ये भी है ना अपनी किताब में लिखती है। वो कहती है कि essence of fascist regimes is in their denial of this natality। natality के ऊपर बात की थी ना हमने। ये ऊपर कहीं की थी natality की बात, कि इंसान पैदा होता है जो वो क्या उसका पर्पस है।
वो फैशिस्ट रजीम उसके अगेंस्ट होती हैं, इसी वजह से वो कहती है कि उनसे नफरत की जाती है। वो कहती हैं बस स्टेट इज ऑल, इंडिविजुअल इज नथिंग। फिर आगे वो बात करती है फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस कीपिंग की। आज मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ जी, पहली पहली क्लास है। ठीक है। अब ये फॉरगिवनेस भी एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है, किसी को माफ कर देना ये एक हाईएस्ट वर्च्यू है ना, अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है। प्रॉमिस कीपिंग भी एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन होने की कंडीशन, किताब का नाम ही वही है। फॉरगिवनेस ना सिर्फ फॉरगिवर को बल्कि फॉरगिवन को भी, दोनों को फायदा देती है। वो उन्हें इस काबिल करती है कि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ अच्छा कर सकें। अगर वो माफ़ करने वाला माफ़ ना करे तो वो एनवी में, मतलब उसके हसद में, या वो उसको बदला लेना, उसके रिवेंज की जो है ना उसके अंदर वो ज़िंदगी गुज़ारेगा और उसी में उसकी सारी वो पावर लग जाएगी। बाकी उसकी जो उन पावर्स को वो कहीं और अच्छे से यूज़ कर सकता था। और वो जिसको माफ़ करता है वो, उसको थ्रेट से छुटकारा मिल जाता है ना, वो बेचारा थ्रेट में होता है तो वो सर्वाइवल में फँसा रहता है। कैसी खूबसूरत बात है। दोनों के लिए फॉरगिवनेस फ़ायदेमंद चीज़ है। फॉरगिवर की अपनी एनर्जी सेव होती है और फॉरगिवन जो है जिसको माफ़ किया जाता है वो बेचारा अपने सर्वाइवल की जंग से आगे आ जाता है कि भाई मैनू पता नहीं कदों मार देना उन्हें। तो वो फिर सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए, या वो कुछ अपने लिए चलो अच्छा कर लेते हैं उस एनर्जी से, जो उनकी वहाँ पे वेस्ट हो रही होती। अब ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है ना, और फिर इसका उलट क्या है, वेंजियंस, बदला लेना। ये क्या है, ये तो प्रेडिक्टेबल है, ये पता है आपको किसी ने मारा है, आपने बदला लेना ही लेना। ये ऑटोमेटिक है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, प्रिडिक्टेबल एक्शन है। फॉरगिवनेस क्या था, अगेंस्ट द क्या जा रहा था, नेचुरल रिएक्शन। फॉरगिवनेस में करेक्टर ऑफ रियलिटी है, ये रियल है। वेंजियंस अनरियल है। क्यों? क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है और वो ऑटोमेटिक है, वो होना ही है। उसको कंट्रोल करके फॉरगिव करना रियलिटी है, वो बीइंग ह्यूमन है। हर चीज़ जुड़ी हुई है किसके साथ, मेन आइडिया के साथ और किताब के नाम के साथ। यही काम हमने ऐसे में करना होता है। फिर मेक प्रोमिसेस और कीप प्रोमिसेस। कहती है कि आर बेसिक अनरिलायबिलिटी इज द प्राइस वी पे फॉर आवर फ्रीडम। ह्यूमन इज अनरिलायबल ना, तो उस अनरिलायबिलिटी को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, अपना थोड़ा सा फ्रीडम curtail करवा के। फ्रीडम curtail किस तरह कराते हैं, हम कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं और फिर उसकी पाबंदी करते हुए हम नजर आते हैं, तो वो थोड़ा सा हम अपना फ्रीडम कर्ब करवाते हैं अपनी अनरिलायबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने उस कंट्रोल के अंदर से भी एक वे आउट निकाल लिया। क्या? वो वे आउट इटसेल्फ ये लॉज हैं कि हम उसमें कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, कोई लीगल कस्टम्स बना लेते हैं, सोशल कस्टम्स बना लेते हैं, कल्चरल कस्टम्स बना लेते हैं। अपनी अनरिलायबिलिटी को चेक में लाने के लिए हम अपने फ्रीडम्स को curtail करते हैं और उसके अंदर से हम वे आउट निकालते हैं। क्या? कि भाई ये हमने लॉज रूल्स बनाए हैं, इसको फॉलो करना है, क्या? फॉर गुड ऑफ होल। ठीक है, तो ये वो
जो उनको फॉलो कर रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को, लीगल कस्टम्स को, ये भी क्या है? बीइंग ह्यूमन। जानवर तो नहीं ना रूल और लॉज को फॉलो करता। कीपिंग दोज प्रोमिसेस इज बीइंग ह्यूमन। फिर आगे वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है ह्यूमंस को, लेबर, वर्क और एक्शन। वो कहती है लेबर तो सारे ही करते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यूथ अडल्ट चलो कर लो ठीक है, फिर बूढ़ा हुआ और फिर उसकी डेथ हो गई। ये क्या है? ये जस्ट क्या है जी? लिविंग, ग्रोइंग एंड इवेंचुअल डिके। पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए और फौत हो गए। ये तो हर हर एक ने करना ही करना है। फिर एक है काम, वर्क। इसको वो कहती है अननेचुरल एक्टिविटी। अपने ऊपर, ओन एक्सरसाइज, अपना सेल्फ, उसको बेहतर बनाना इज वर्क। लेबर क्या थी? वो तो हो ही रही है, सारे करते हैं। वर्क थे जो थोड़ा थोड़ा करते हैं अपनी बेहतरी के ऊपर, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और एक्शन क्या है? फॉर अदर्स, डू समथिंग फॉर अदर्स, दिस इज एक्शन। और ये बहुत ही कम करते हैं। 3 कैटेगरीज, लेबर हर एक ने करना ही करना है, वर्क थोड़े करते हैं अपने ऊपर, और एक्शन क्या है? फॉर अदर्स, दिस इज एक्शन। Because human beings are communal, political animals who seek to do things that are recognized by others. ठीक हो गया? फिर वो कहती है हमें अपनी ग्लोरी को डिस्कवर करने की जरूरत है। रीडिस्कवरिंग ग्लोरी। ये तुम्हें ना अभी ऐसा लगेगा कि ये तुम लोगों की स्टोरी सुनाई जा रही है। पाकिस्तान का मसला आप कहते हो ना यार, अभी चलो मैं बात करता हूँ फिर तुम्हें पता चल जाएगा। एंशियंट ग्रीस एंड रोम, क्या होता था इधर? उस काम की अहमियत होती थी जो किसी पब्लिक डोमेन में किया जाए, पब्लिक रियाल में किया जाए। ठीक है? अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे जो पुअर होते थे और जिनकी इतनी कोई पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं होती थी। वो क्या थे जी? वो हाउस होल्ड के मसलों में फंसे रहते थे। ठीक है? मतलब बेसिक्स में फंसे रहते थे। और एक लोग वो थे जो मैन ऑफ मीन्स थे, जो ये इन हाउस होल्ड और बेसिक्स के मसलों से फ्री थे, फ्री फ्रॉम द लेबर्स ऑफ हाउस होल्ड एंड बेसिक्स, फ्री फॉर फ्री ऑफ द नीड टू लेबर टू सर्वाइव। मतलब वो अपने बेसिक सर्वाइवल में नहीं फंसे हुए थे सिर्फ। यही वो लोग थे जो एक्शन फॉर बेटर लेते थे और गुड दूसरों के लिए करते थे और सोसाइटी में एडवांसमेंट लाते थे। पाकिस्तान का ये मसला नहीं है कि बेसिक्स में ही हर बंदा फंसा हुआ है तो उसने गुड क्या अपना, दूसरों का करना, अपना भी गुड नहीं बेचारे कर पाते। तो वो कहती है कि इस चीज से बाहर आओ। वो कहती है इन आवर टाइम ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वो घर, वो बेसिक, वो हाउस होल्ड ही है जिसमें हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं। वो ही फोकल पॉइंट बना हुआ है कि बस घर, अपना घर देख लो। हम लोग क्या बन गए? कंज्यूमर्स ओनली। हमें जो, हम आइडिया के भी कंज्यूमर है ना, हमारे पास अपना आइडिया भी नहीं होता। हम इसी के अंदर अपनी हैप्पीनेस को तलाश करते हैं। किसके अंदर? हम जिम्मेदारियों से भागने में अपनी हैप्पीनेस को तलाश करते हैं, ना कि हम वो अपना फ्री एक्शन लेते हुए कोई भला करें किसी का। हम लोग जिम्मेदारी से भागते हुए, क्यों? क्योंकि हम तो फंसे बेसिक्स में हुए हैं।
We have been reduced to the consumers with little stomach for politics. ये भी ऐसे आ सकता है, we have been reduced to consumers. क्या हम बस हर चीज जो हमें मिल रही है बस को कंज्यूम करने में लगे हैं, बस हमें अपना कुछ नहीं है. With little stomach for politics. We seek happiness while forsaking our privilege to do things that can change the world and benefit many. We seek happiness while forsaking our privilege to do things. ये वही बात है कि हम लोग जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने में खुशी महसूस करते हैं. यही करते हैं ना. आप लोग क्यों लगना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो CSS PMS? मेजॉरिटी का जवाब यही होता है शशके के लिए. तो भाई ब्यूरोक्रेसी या ACDC लग जाना इज नॉट समथिंग दैट यू थिंक. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो उसके बाद जब आप इंटरव्यू पैनल को जवाब दोगे ना, तो फिर वो बात ही कुछ और होगी. फिर आएंगे 300 में से 250 नंबर. पैनल कहता है वाई यू, या आपने जो भी प्रेफर्ड ग्रुप रखा होता है वो कहता है वाई दिस. तो वही वो लटरम पटरम से जवाब होते हैं सारों के पास. आई थिंक अब आपके पास जवाब होना चाहिए कि भाई हमने अपनी डिस्कवरी को, अपनी ग्लोरी को डिस्कवर करना है. सर देखें, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम में लोग वही प्रोमिनेंट होते थे जो एक्शन फॉर बेटर दूसरों के लिए करते थे, मैन ऑफ मीन्स. तो ये मीन्स आपको CSS PMS मीन्स प्रोवाइड करेगा ना भाई, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप सर्व कर सको. तो एक जवाब ये होगा और एक वो होगा जी हम बस जी सर दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ये होगा जी वो होगा. तो फर्क तो होगा ना फिर जवाब में. हर ग्रुप का जवाब निकाल लो इसमें से, PSP का निकाल लो, PAS का निकाल लो, कस्टम्स का निकाल लो. अब ये इधर इसके मीन्स देखते जाओ और देखते जाओ किधर किधर तुम्हारे पास सर्विंग की अपॉर्चुनिटी है, उसको फिर पैनल को बताओ स्पेसिफिक करके. फिर एक वो जवाब होगा और एक वो जनरल जवाब होगा जो मेजोरिटी देगी. While remaining mere householders, we are giving up our potential to have lives of truly autonomous actions. कि हम लोगों ने जो अपने आप को बेसिक्स में फंसा लिया है ना, या सिर्फ मेयर हाउस होल्ड की चीज़ों में, तो हम अपने पोटेंशियल को गिव अप कर गए हैं. वो पोटेंशियल को वो कहती है वाइट एक्टिवा, वाइटल एक्टिविटी, पोटेंशियल. डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल क्या है? मैन वो है जो प्रेफर करता है किसको? इमॉर्टल फेम को. इमॉर्टल फेम आपको कब मिलती है? जब आप कुछ करते हो दुनिया में, जब आप कोई ऐसा पर्पसफुल एक्शन करते हो दुनिया में, अपने किससे? एबिलिटी टू एक्ट से. फिर ही इमॉर्टल फेम आपकी बनती है ना कि भाई वो उसने कुछ किया था जिंदगी में. एनिमल कौन है? जो सिर्फ इस चीज से प्लेयर ले कि बस उसे जो नेचर दी जा रही है बस वो उसी में खुश है. बस वो आएगा, लिव एंड डाई, बस वो फिर मर जाएगा दुनिया में आएगा तो. फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आखिरी बात करती है, थ्रू लव
is our glory. आप लोगों ने वो तो सुना होगा, बुल्ले शाह का कलाम। अब इधर जोड़ते हैं उसको। वो कहती है कि हमें सब कुछ पता होता है दुनिया का, इधर उधर का, लेकिन हमें ओन सेल्फ का नहीं पता होता। बुल्ले शाह ने क्या कहा था? पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਏ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मीन्स कि अपने आप को नहीं जानना। Humans can know everything there is to know about the natural world, but will always fall short of knowing themselves, their own selves. Jumping over own shadows. कि अपना जो है भाई वो साया छलांग के दूसरे के साये पे चले गए, अपने आप को तो पहचाना ही नहीं। वो कहती है व्हाट वी आर इज आवर बॉडी। व्हाट, हम क्या हैं ये हमारी बॉडी बताती है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली व्हाट, बट हु वी आर, हम यकीनी तौर पे क्या हैं, वो क्या बताता है? हमारे लव्स और डीड्स। जोड़ गई ना अपनी बात को फिर उधर जो मेन आइडिया था। आप किसी इंसान को ना उससे दोस्ती, फ्रेंडशिप या उससे एनवी, एनिमी, उसके एनिमिटी रख के नहीं उससे पहचान सकते या उसको पहचानना चाहिए। सिंपली उसके साथ स्पेंडिंग टाइम करके आप उसको जान सकते हो। वो कहते हैं ना किसी को जानना हो उसके साथ सफर कर लो। तो ये पूरी पूरी फिलॉसफी होती है कि एक बात के पीछे टाइम बंदे को मजबूर कर देता है कि वो अपना आप रिवील करे दूसरे पे, और आप होते वही हो जो आप रिवील होते हो, ये नहीं कि जो आप दिखा रहे होते हो। जो दूसरा आपकी परसेप्शन बनाता है ना, ये भाई ऑथर कह रही है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हो कि नहीं भाई मैं तो वही हूँ जो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन जो दूसरा आप वो कह रही है, जो दूसरा आपको देखता है ना, विद टाइम आप वो होते हो, आप जो मर्जी कहते रहो, ठीक है। Yet who we are may never be known by us. It is something that can only be seen fully by others. जो हमें दूसरे देख रहे होते हैं ना, हम वो होते हैं। और इसमें लव की वो क्या बताती है कि जो लव एक ऐसा पैशन है। ग्लोरी किसको कह रही है? वो अपने आप को जानने को, ये ग्लोरी है। अपने आप को जानो, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, दिस इज ग्लोरी। और ये ग्लोरी लव का पैशन जिसमें जितना ज्यादा होता है उतनी उसमें ग्लोरी ज्यादा है। अब ये लव का पैशन क्या है? ये लव का पैशन ही है जो आपका इन बिटवीन होता है ना। इन बिटवीन क्या? इन बिटवीन रिलेटिंग टू अस एंड सेपरेटिंग फ्रॉम अदर्स। ये जो इन बिटवीन है ना, कि आप अपने आप को दूसरों से रिलेट करके देख रहे हो या आप अपने आप को किसी से सेपरेट करके देख रहे हो, ये इस चीज को खत्म करता है। जितनी आपके अंदर लव का पैशन ज्यादा है, आप उतना इस चीज से बालातर होते जाते हो। क्या आप खुद को किसी से रिलेट करके नहीं देख रहे होते यार? यू आर गिविंग योर ओन बेस्ट while having the ability to act uniquely। बात फिर जोड़ दी ना किसके साथ? मेन आइडिया के साथ। बात वही हो रही है। कंक्लूड क्या करते हैं जी? इसमें कंक्लूड करते हैं कि बीइंग ग्रेट इज रिकॉग्नाइजिंग
दैट यू आर नॉट सिंपली एन एनिमल। आप सिर्फ एनिमल नहीं, और आप एनिमल हैं, लेकिन आप सिर्फ एनिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं ना, वो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट्स हैं। आपने खाना है, पीना है, वॉशरूम जाना है, ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। दैट यू आर नॉट सिंपली एन एनिमल विद वेरियस अर्जेस ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ ये नहीं है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं है। एंड नॉट मेयरली अ कंज्यूमर। आप सिर्फ कंज्यूमर भी नहीं है, बस आपको जो फीड कर दिया गया आपने चुप करके ले लिया। आप पाकिस्तान की सोसाइटी में देखो, आप कंज्यूमर्स ही हो ना। रेलिवेंस बना रहे हैं ना हम, टुडेज रेलिवेंस। तो आप सिर्फ कंज्यूमर ही हो, आपकी सोसाइटी है ही कंज्यूमर। आप में कौन है जो प्रोड्यूसर है या आइडिया गिवर है? घर दे मसले हल होंगे नहीं। योर बर्थ वॉज ट्रूली अ न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग और अपॉर्चुनिटी और समथिंग टू कम into being that was not there before। आपका जन्म, आपकी पैदाइश, आपका इस दुनिया में आना एक ट्रूली न्यू बिगनिंग है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है किसी ऐसी चीज के लिए जो कि पहले वहां कभी भी मौजूद नहीं थी। ये इस चीज पे कंक्लूजन है जिसका, यही उसका मेन आइडिया था, उसी चीज पे उसने कंक्लूड किया। दिस इज फिलॉसफी। समझ आती हैं जी बातें? समझ आती हैं? ये पूरी किताब है जी। मैंने आपको बताया ये लेवल लिया, आप कहीं और ले जाएगा सेशन। अभी तो सिर्फ एक किताब हुई है और मैं आज थोड़ा स्लो चलाऊं। आप इन चीज़ों को कहीं भी किसी भी जगह से किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो। ये लें जी। बीइंग ग्रेट इज रिकॉग्नाइजिंग दैट यू आर नॉट सिंपली एन एनिमल। आप सिर्फ एनिमल नहीं हो जिसमें सिर्फ वो कंज्यूमर की इंस्टिंक्ट्स हैं, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट्स हैं। अब एनिमल है ना, आप उसको चारा डाल देते हो वो खा लेता है। आप उसको जंगल में छोड़ देते हो वो भाग जाता है। आप उसको कैद कर लेते हो वो कैद रहता है। आपका जन्म, आपका इस दुनिया में जो वजूद है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिगनिंग, इट्स समथिंग, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना था। क्यों उसने बात शुरू में की गई थी? क्या बात की थी? नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन इज टू डू अनएक्सपेक्टेड। एवरी बर्थ कैरीज विद इट पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज्ड वर्ल्ड। मतलब आप यूनिक हो। हर इंसान जो पैदा होता है वो यूनिक है। वही बातें करती करती हर जगह उसने यही बात की, हर जगह यही बात की। ऐसे में भी हमने हर जगह वही बात करनी होती है जो हमने स्टांस लिया होता है। जब आप स्टांस नहीं लेते ना, फिर आप इधर उधर की बातें करते हो। एग्जामिनर तो अच्छा रीडर होता है, उसे पता चल जाता है कि ये बोंगियां मार रहा है। ठीक है, समझ आती है? लव इज ग्लोरी। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, और रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप जो लेट आए थे जी। ये आपको लगी होंगी आसान बातें, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आती जब आप पढ़ते हो तो। चलें, ये आप जो है ना, ये तो देंगे उसमें अभी ग्रुप में फीडबैक। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अभी जो उसको ज्वाइन करना चाहता है वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर से रब्ता करेगा। कोऑर्डिनेटर का नंबर यार हर जगह मौजूद है, मैं दोबारा नहीं इधर से लिख रहा। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ जी, फिर उसके बाद बात करते हैं। आज एक ही किताब काफ़ी है अभी।